परिभाषा रटा रटाया है, लिख सकते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में जिस वर्ण के उच्चारण में जिस वर्ण के उच्चारण में किसी जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का, अगर अन्य बोले तो किसी दूसरा, कोई दूसरा, ठीक है, किसी अन्य वर्ण का सहायता लिया जाता है, अन्य वर्ण का सहायता लिया जाता है, सहायता लिया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, तो उससे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तो उसको हम कहते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब कुल बात यहाँ पर ये हो गया कि एक ऐसा अक्षर लो जिसके उच्चारण में हम किसी का सहायता ले। तो आप देखो क ख घ घ अंग, ठीक है, च छ ज झ, यहाँ ऐसे करते आप जहाँ तक भी पहुँचोगे हर वर्ण के उच्चारण में आपको स्वर का सहायता लेना पड़ेगा। आप इसकी परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर का सहायता लिया जाता है उससे व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप ये भी परिभाषा डाल सकते हैं, ठीक है, या अन्य वर्ण, ठीक है, तो अन्य वर्ण मतलब स्वर की ही बात हो रही है, यानी कि आप परिभाषा में अन्य वर्ण भी लिख सकते हैं या परिभाषा में स्वर वर्ण भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूं, उदाहरण की बात करूं, तो देखिए यहाँ पर आप जो ये क है, क्या है, जो क है, ठीक है, जो क है इसमें क्या क्या आ रहा है, तो जो क है इसमें अ भी आ रहा है और आधा क भी है, और आधा कब का होता है, कब होता है, तो उसमें हम हलंत लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखो ये क है, ये क्या है, क है, क्या यह क है, और जो क है इसमें क्या क्या आ रहा है, तो क में क हलंत यानी कि आधा क। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों बात एक ही है, ये दोनों बात एक ही है, क हलंत और अ, ये दोनों जब आपस में संयोग करता है, ये दोनों जब आपस में मिलता है तो क्या बनती है, पूर्ण क बनता है, यानी कि पूरा क बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर हमको क पढ़ना पड़ेगा तो सिर्फ क को पढ़ने के लिए अ का सहायता लेना पड़ेगा, मतलब इसको पढ़ने के लिए किसी दूसरे का क्या कर रहे हैं, तो सहायता ले रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। आप अगर का बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप, का बोल रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, देखो क में क्या मिला हुआ है, तो क में क्या मिला हुआ है, क में आ मिला हुआ है। आ का मात्रा क्या होता है, आकार, आ का मात्रा क्या होता है, आकार होता है, ठीक है। तो क जोड़ आ, यानी कि हमने क्या किया, तो स्वरों का सहायता लिया, किसका सहायता लिया, स्वर वर्ण का। आ कौन है, स्वर वर्ण है, यानी कि का को पढ़ने के लिए हमको आ का सहायता लेना पड़ेगा, जो क्या है, स्वर वर्ण है। अगर हमको की पढ़ना होगा तो इसके लिए भी हमें क हलंत है, और ये कौन सा ई है, तो हर्ष ई है। हर्ष ई का मात्रा क्या होता है, ये वाला मात्रा होता है हर्ष ई का, इसको बोलते हैं हर्ष ई का मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमको की बोलना है तो क के जो साथ है वो किसको लेना पड़ेगा, ई को लेना पड़ेगा, तब जाकर के हम क्या बोल सकते हैं, की बोल सकते हैं। अगर हमको कहीं कु बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, कु बोलना पड़ेगा, तो इसके लिए क हलंत है और ऊ का सहायता लेना पड़ेगा। ऊ का मात्रा क्या होता है, ठीक है, ऊ का मात्रा ये होता है। तो क के साथ यानी कि कु बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण का भी सहायता लेना पड़ रहा है, और तब जाकर हम क्या बोल पा रहे हैं, कु बोल पा रहे हैं। इसी प्रकार से आप गी बोलोगे तो ग हलंत यानी कि आधा ग, ठीक है, और आपको क्या बोलना है, ग के साथ क्या लेना पड़ेगा, तो हर्ष ई लेना पड़ेगा या दीर्घ ई लेना पड़ेगा, तो आप गी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, गी बोल सकते हो। मतलब जितने भी वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में हम किसी अन्य वर्ण, किसी दूसरे वर्ण या स्वर वर्ण का सहायता लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं उसको, व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हिंदी में
अगर मैं बात ये करूं कि हिंदी में कुल कितने व्यंजन वर्ण हैं, तो हिंदी में कुल 45 गो व्यंजन है। लेकिन देखिए यहाँ पर हिंदी में कुल 45 व्यंजन वर्ण है। कितने हैं? 45 व्यंजन वर्ण है। अब आप कहोगे कि सर जी कभी 50 पढ़ते हैं तो कभी 52 पढ़ते हैं। पहले ये पढ़िए, हम टोटल नंबर क्या करेंगे आगे, जब हम जैसे जैसे आगे पहुंचेंगे ना वैसे हम सारा कहानी आपको बता देंगे, ठीक है। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि हिंदी में कुल कितने व्यंजन वर्ण है, 45 वर्ण है। कितने व्यंजन वर्ण है? तो 45 व्यंजन वर्ण है। कितने हैं? 45 है। और अगर मैं ये बात करूं कि 45 वो व्यंजन तो है, जैसे स्वर में मैं बात कर रहा था तो मैंने स्वर में कहा था कि देखो अ, ई, उ और री, ये चारों क्या है? तो ये चारों मूल स्वर है। मैंने यही कहा था ना कि ये चारों क्या है? मूल स्वर है। वैसे व्यंजन में भी मूल व्यंजन होते हैं, व्यंजन में भी मूल व्यंजन होते हैं। तो आप लिखोगे हिंदी में तो कुल कितने हो गया? 45 व्यंजन वर्ण हो गए। और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आप लिख सकते हैं कि मूल व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? तो 33 होती है। कितनी होती है? तो 33 होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी में अगर मैं व्यंजन की बात करूं तो हिंदी में कुल कितने व्यंजन है? 45 व्यंजन वर्ण है, ठीक है। लेकिन अगर मेन कितने व्यंजन है? तो मूल रूप से 33 वही व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 33 ही व्यंजन है। हम इन सब को आगे संख्या जुड़ाते चलेंगे। अब हम अगर हम आगे बात करें हम, ठीक है, आगे अगर हम बात करें व्यंजन का वर्गीकरण, अब क्या पढ़ेंगे? तो हम व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं और वो कौन से आधार पर करते हैं? चलिए लिखिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। क्या लिख सकते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण, ठीक है। व्यंजन वर्ण का क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण। देखो यहाँ पर वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? उसको बांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम बांट रहे हैं। किसको बांट रहे हैं? तो हम व्यंजन वर्ण को बांट रहे हैं। और आधार क्या? बांटने का कोई तरीका तो होगा, ठीक है। आधार क्या है? तो आधार हमारा उच्चारण स्थान। कौन सा आधार है हमारा? तो आधार हमारा वो है उच्चारण स्थान। कौन सा है? उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान में आप ये समझ गए होंगे कि हम क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दांत से, ओष्ठ से हम क्या करते हैं? तो उच्चारण करते हैं। जैसे अगर कंठ की बात करूं तो कंठ में आपका कौन कौन आता है? कंठ में आपका आता है क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, ठीक है। और उसके बाद ठ, ह, और उसके बाद एक और आता है, वो हमारा है विसर्ग। कौन हमारा? विसर्ग है। इनका हम उच्चारण कंठ से करते हैं। कहाँ से करते हैं? कंठ से करते हैं। अच्छा बोल कर देखो ना, बोल के देखो। क, आप क्या बोल रहे हैं? क, ठीक है। यानी कि जब क बोल रहे हो ना तो पूरा प्रेशर कहाँ से आ रहा? अंदर से आ रहा है, कंठ से होकर के आ रहा है। क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, ढ, ह, विसर्ग, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, आपका मतलब जब क बोल रहे हो तो यहाँ पर कंपन हो रही है। क्या हो रही है? कंपन हो रही है। और इससे अंदर से क्या है? अंदर से दाब भी पड़ रहा, प्रेशर भी बाहर की ओर आ रही है। तो अगर ऐसा कोई वर्ण हो जिसके उच्चारण में हमारा कंठ कंपन करे और कंठ से बाहर की ओर प्रेशर निकले तो वो उसको हम बोलते हैं कंठ्य वर्ण। और कंठ्य वर्ण में कौन है? तो कंठ्य वर्ण में क है, ख है, ग है, घ है, क है, ख है, ग है, घ है, ठ है, ह है और विसर्ग है, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे?
तो इसको आप बोलोगे कंठ्य वर्ण। क्या बोलोगे इसको आप बोलोगे कंठ्य वर्ण, क्योंकि इसकी उच्चारण कहाँ से हो रही है? कंठ से हो रही है। कहाँ से हो रही है? कंठ से हो रही है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कंठ्य वर्ण कहते हैं। ठीक है। वही अगर हम तालव्य वर्ण की बात करें, ठीक है, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण तालु से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है, और मैंने बताया स्वर में कि तालु क्या होता है। हमारे मुंह का जो ऊपर वाला छत है, हमारे मुंह का जो ऊपर वाला छत है, यानी कि कंठ से निकलने वाली हवा, कंठ से निकलने वाली हवा ऊपर जब ऊपर जा कर के टकराती है, तो उसको हम बोलते हैं तालु। क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। ठीक है। ध्यान रखना कि तालु कौन है? तो कंठ से हवा निकलेगी, और वह हवा निकल कर कहाँ जाएगा? तो हमारे जो मुख का छत है ऊपर वाला, उससे जा कर के वह टकराएगा। तो हम बोलेंगे उसको क्या? उसको हम बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको मूर्धा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको मूर्धा कहेंगे, नहीं? और तालु किसको बोलेंगे? तालु किसको बोलेंगे? तो हमारा जो ऊपर वाला छत है, ठीक है, वह तन जाएगा। क्या हो जाएगा? वह तन जाएगा। यानी कि जैसे आप बोल कर देखो च च, आपका जो जीवा है वो कहाँ सट रहा है? तो ऊपर जाके सट रहा है। कहाँ जाके सट रहा है? ऊपर छत में सट रहा है। छ ज झ य, च छ ज झ य। आप इसको बोल कर देखो, आपका जो जीव है वो कहाँ सट रहा है? तो आपके तालु से, यानी कि ऊपर छत से सट रहा है। तो ये क्या है? ये तालु हो गया। क्या? यह तालु हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे य तालाबे स, य और तालाब सा। ये क्या है? तो यह आपका तालु से बोला जाने वाला वर्ण है। तो आप बोल सकते हो च छ ज झ य। ठीक है। उसके बाद च छ ज झ य, और उसके बाद आप बोल सकते हो तालाबे स। क्या बोल सकते हो? तालाबे स और य है और तालाबे स है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम कहते हैं तालु से बोला जाने वाला वर्ण। क्या बोलते हैं इसको? तालु से बोला जाने वाला, यानी कि इनका जो उच्चारण है वो हम तालु से करते हैं। और हम मूर्धा नहीं, हम तालु की बात करें। मूर्धा तो समझा दिए, ऐसे बताने के लिए बता दिए हैं। बट तालु मैंने क्या कहा कि हमारा, यानी कि ऊपर वाला जो छत है, जो ऊपर वाला जो छत है, ठीक है, उस छत से बोला जाता है। वो हल्का तन जाता है, और हमारा जीवा हल्का टेढ़ा होता है, या उसमें सट जाता है। ठीक है। वह हल्का टेढ़ा होगा या सट जाएगा। कहाँ पर? ऊपर वाली छत से। तो हमारा क्या होगा? तालु होगा। च छ ज झ य तालाब स, ये सब क्या है? तो ये सब तालु से बोला जाने वाला वर्ण है। अतः इसको क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? बोलो तो तालव्य वर्ण। क्या कहेंगे इसको? हम तालव्य वर्ण कहेंगे। ठीक है। तालव्य वर्ण के बाद अगर हम बात करें मूर्धन्य वर्ण के, तो मूर्धन्य वर्ण यानी कि जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धन्य वर्ण मतलब जिसका उच्चारण मूर्धा से किया जाता है। तो अगर जैसे आप देखो तो मूर्धा से कौन कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है? ठीक है। मूर्धा से होता है तो आपका आता है ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न। आप यहाँ पर देखो कंठ से हवा निकल रही है और जा करके आपके ऊपर वाला छत से टकरा रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? मतलब आप खुद ट्राई करके देखो ना, आप सब ट्राई करो, आप देखो, ठीक है, कैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप ठ ठ ड ढ न मैंने बताया जो, उसको आप बोल करके देखो कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ट कंठ से जो हवा निकल रही है वह जा करके हमारे मुख के ऊपर वाला छत यानी कि तालु से जा करके टकरा रहा है। तो अगर कंठ से निकलने वाला हवा तालु से जा करके टकराएगा तो फिर उसको क्या बोलेंगे? उसको हम मूर्धा कहेंगे। क्या कहेंगे? मूर्धा कहेंगे। और जिन वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम मूर्धन्य कहेंगे। ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मूर्धा से बोला जाने वाला वर्ण कौन कौन सा है। ठीक है। तो मूर्धा से बोला जाने वाला वर्ण आपका ट ठ ड ढ, ठीक है, न, और ये वाला भी ड है, ये वाला र वाला भी ड है, और ये वाला ढ है। ठीक है। ये
ये इसको र बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, ढ बोलते हैं। और वो जो ढ है बिंदु दिया हुआ, ठीक है, वह किससे मिलकर बना हुआ है, वह र और ह के मिलने से बना हुआ वो वाला ढ, आपको हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। और एक और इसमें होता है, वो है मूर्धन्य सा। कौन होता है, मूर्धन्य सा। तो देखो मूर्धन्य सा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह मूर्धा से बोला जाता है। तो अच्छा, इसको तालाबे सा क्यों बोले कहते हैं, क्योंकि यह तालु से बोला जाता है। यह तालु से बोला जाता है, इसलिए इसको पढ़ते हैं तालाबे सा, तालाब सा, तालाब से, यही कहते हैं ना, क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। और इसको कहते हैं मूर्धन्य सा। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य सा। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होती है। किससे होती है, मूर्धा से होती है। अब मैं बात करूँ इसको, इसके बारे में बता रहा था। तो यह र और ह के मिलने से बना हुआ है, ठीक है, आर एच। और ये जो है यह र के मिलने, र से ही बना हुआ है, यानी कि उसी का बड़ा रूप है। क्या है, उसी का यह, यानी कि र और ड के मिलने से आप ये कह सकते हैं, या सिंपली इसको छोड़ दो, ठीक है। तो हमने ये देखा कि मूर्धा से बोला जाने वाला कौन कौन वर्ण है। तो ट है, ठ है, ड है, ढ है, न है, उसके बाद र है, ढ है और मूर्धन्य सा है। कौन है, मूर्धन्य सा है। अच्छा, दांत से कौन कौन, यानी कि किन किन वर्णों का उच्चारण हम दांत से करते हैं। दंत कहिए, दांत कहिए, जो भी आपको बोलना बोल सकते हैं दांत से। तो दांत से हम करते हैं त, थ, द। यानी कि देखो आपका जो दांत है वो मुंह के किसी न किसी भाग से सट रहा है कि नहीं सट रहा है। विशेष करके वह आपके जिह्वा, यानी कि आपका जिह्वा जो है वो जा करके दांत से सटेगा। बोल करके देखो, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, ल, स, ल, स। जहाँ स बोल रहे हैं तो आपका जीवा दोनों दांतों के बीच में आ जा रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि दांत से वह कौन कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण हम दांतों से करते हैं। तो वो आपका है त, वो आपका है त, थ, द, ध, न, ल, स। इसको हम दंत्य वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दंत्य वर्ण, क्योंकि इसका उच्चारण दांत से होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं मूर्धन्य वर्ण। समझा कि नहीं समझा, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम दंत्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको दंत्य वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट बात करूं ओठ का, इसका बात करते हैं ओठ का। तो कौन कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण ओष्ठ, ओष्ठ कहिए या ओठ कहिए, वो कोनो बड़ा बात नहीं। कौन कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण ओठ से होता है। किससे होता है, ओठ से होता है, ठीक है। आप प बोल करके देखो तो प, फ, ब, भ, म, व, प, फ, ब, भ, म, व। आप ऐसा बोल करके देखो, आपका जो ओठ है वो सट रहा है या टेढ़ा हो रहा है। क्या हो रहा है, सट रहा है या, यानी कि बिना उसके टेढ़ा हुए हम बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ओठ से बोला जाने वाला कौन है, प है, ह है, ब है, भ है, म है और एक और है इसमें व, ठीक है। इसका उच्चारण हम किससे करते हैं, इसका उच्चारण हम करते हैं किससे, ओष्ठ से करते हैं। किससे करते हैं, ओष्ठ से करते हैं। तो ये जो है हमने क्या किया, ये जो है हमने क्या किया, तो ये हमने वर्णों को उच्चारण स्थान के आधार पर बांट दिया। और कितने भागों में बांटा, कंठ्य वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम कहते हैं ओष्ठ्य वर्ण। ओठ से बोला जाने वाला वर्ण ओष्ठ्य वर्ण, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, तो ये हमारा ओष्ठ्य वर्ण हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा वर्ण हो गया, ठीक है, जिसको हमने किस आधार पर बांटा, कौन सा हमारा बेस था, तो हमारा आधार या बेस था उच्चारण स्थान, ठीक है। अब आपसे परीक्षा में क्या पूछेगा, आपसे परीक्षा में ये पूछ सकता है कि ग का उच्चारण स्थान बतावे, ग का उच्चारण स्थान बतावे, तो आप क्या बोलोगे, कंठ,
क्या बोलोगे? कंठ है, क्योंकि ग को बोलने में हवा कहाँ से आ रही है? कंठ से आ रही है। कहाँ से आ रही है? कंठ से। आपसे पूछा ये जाएगा कि तालाब स, अगर अच्छा अगर तालाब से दे देगा तो सबसे इजी है, इजी कि नहीं? क्योंकि तालू